दोस्तों, विजय माल्या जो एक समय पे आसमान में अपने फ्लाइंग जेट से उड़ा करता था, आज वही विजय माल्या लंदन के किसी लोकल ट्रेन में धक्के खाते हुए नजर आता है। विजय माल्या जो इंडिया के अमीर उद्योगपतियों में से एक था, तो उसने ऐसी क्या गलती कर दी कि आज वो अपने देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल बन चुका है और आज भी इंडिया की सरकार उसे अपने देश भारत नहीं ला पाई। विजय माल्या जिसे लोग किंग ऑफ द गुड टाइम्स और राजा कहते थे, आज उसे लोग चोर और भगोड़ा भी कहते हैं। तो अगर आपको विजय माल्या की कहानी जाननी है कि कैसे उसने हमारे देश को 9,000 करोड़ का चूना लगा के लंदन भाग गया और सरकार अभी तक उसका कुछ कर भी नहीं पाई, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये 9,000 करोड़ किसके जेब से गए। 18 दिसंबर साल 1955 जब मैंगलोर के एक शहर में विजय माल्या का जन्म होता है। अब विजय माल्या जिस परिवार में जन्म लेते हैं वो कोई छोटा और साधारण सा परिवार नहीं होता है, क्योंकि विजय माल्या के पिताजी विठल माल्या पहले से ही बहुत मशहूर और बड़े बिजनेसमैन थे इंडिया के। तो विजय माल्या के बारे में जानने से पहले हमें उनके पिता विठल माल्या के बारे में जानना बहुत जरूरी है। विठल माल्या जो चेयरमैन थे यूबी ग्रुप के। तो ये कहानी की शुरुआत होती है साल 1947 से, जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे। तभी एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप, जो लिकर्स बनाती थी, मतलब बियर और शराब बनाती थी। अब बियर और शराब का जो कल्चर था वो हमेशा से अंग्रेज की तरफ से हमारे देश में आया था, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश के लोकल्स को भी इनकी आदत लगने लगी। लेकिन जब ब्रिटिश हमारे देश को छोड़ के जा रहे थे तो लोगों का ये कहना था कि अब इतनी बड़ी कंपनी को चलाएगा कौन। लेकिन कुछ साल पहले से ही द डोम स्कूल से पढ़े एक बहुत ही ब्रिलियंट बिजनेसमैन जिनका नाम था विठल माल्या, उन्होंने कुछ साल पहले से ही इस कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू किए थे, क्योंकि उन्हें एक चीज पता था कि आज नहीं तो कल ये कंपनी बहुत ग्रो करने वाली है और उन्होंने इसीलिए इस कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू किए। और फिर आया साल 1947 जब अंग्रेज देश छोड़ के चले गए और ये कंपनी की कमान हाथ आई विठल माल्या के हाथ में, क्योंकि कंपनी की मेजोरिटी ऑफ स्टेक्स और कंपनी का सबसे ज्यादा नॉलेज रखने वाले विठल माल्या ही थे और वो बनते हैं कंपनी के डायरेक्टर। धीरे धीरे साल भर बीतने के बाद वो कंपनी के चेयरमैन बन जाते हैं, यानी कि मालिक। विठल माल्या के हाथ कंपनी लगते ही कंपनी का ग्रोथ बहुत तेजी से ऊपर भागने लगा। लगभग 4 साल के अंदर यूबी ग्रुप ने अक्वायर किया मैकडॉनल्ड्स नाम की विस्की की कंपनी को। उस समय पे मैकडॉनल्ड्स एक बहुत ही बड़ा ब्रांड था जिसको 4 साल के अंदर यूबी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया। कुछ साल के बाद ही विठल माल्या की शादी होती है ललिता रमानी से और फिर जन्म होता है 1955 में विजय माल्या का। अब विठल माल्या इतने अमीर थे, इसीलिए विजय माल्या बहुत ज्यादा शौकीन थे। उनका शौक बाकी लोगों से बहुत अलग था। जिस समय पे 1960s में लोगों के बच्चे गुल्ली डंडे से खेलते थे, कंचे खेलते थे, उस समय पे विजय माल्या रिमोट कंट्रोल कार चलाया करते थे। और जैसे जैसे विजय माल्या की उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनके शौक भी बहुत ज्यादा बढ़ते गए। एक समय था कि विजय माल्या के पास 250 से भी ज्यादा विंटेज कार कलेक्शन था और 200 से ज्यादा घोड़े उन्होंने सिर्फ अपने शौक के लिए पाल रखे थे। अब शौक के साथ साथ विजय माल्या भी बड़े हो रहे थे और साथ ही साथ उनके पिता विठल माल्या का बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। अब इसके बाद विजय माल्या का कॉलेज खत्म हो गया और विठल माल्या ने अपने बेटे विजय माल्या को धीरे धीरे करके बिजनेस में इन्वॉल्व करना शुरू किया, क्योंकि उनका पहले से ये मानना था कि मेरे बाद उनका बेटा विजय माल्या ये कंपनी को टेक ओवर करेगा। साल 1970 में विठल माल्या अपने बेटे विजय माल्या को यूएस भेजते हैं हायर स्टडीज के लिए, जहां पर वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ सीखते हैं। हायर स्टडीज पूरी होने के बाद विजय माल्या की एंट्री होती है इंडिया में और वो ज्वाइन करते हैं यूबी ग्रुप। यूबी ग्रुप ज्वाइन करने के बाद वो अपने पिता विठल माल्या के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर आता है साल 1978 जब विजय माल्या लॉन्च करते हैं किंग फिशर बियर को। उन्हें एक चीज पता था कि आने वाली नए जनरेशन को बियर में बहुत मजा आने वाला है और इसीलिए उन्होंने किंग फिशर बियर को लॉन्च किया। लेकिन उस समय तक किंग फिशर सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में बिकते थे, पैन इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया था। खाली कुछ स्टेट्स में बिक रहे थे और उनको थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा था। किंग फिशर बियर को लॉन्च करने के बाद लगभग 3 से 4 साल तक विजय माल्या और विठल माल्या दोनों बाप बेटे मिलके बिजनेस को धीरे धीरे लिक्कर इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ा रहे थे। तभी आया साल 1983 जब विजय माल्या की उम्र लगभग 28 साल की थी और उन्हें अक्टूबर के महीने में कंपनी की कोई काम से रिलेटेड न्यूयॉर्क जाना पड़ा और उसके नेक्स्ट डे 13 अक्टूबर 1983 को विजय माल्या के फादर विठल माल्या के डेथ हो जाती है हार्ट अटैक आने की वजह से। तो 58 इयर्स की उम्र में विठल माल्या का डेथ हो जाता है, वो मर जाते हैं हार्ट अटैक की वजह से। जैसे ही विजय माल्या को ये पता चलता है वो फौरन इंडिया वापस आ जाते हैं। अब विठल माल्या की मौत के बाद लोगों का ये कहना था कि कंपनी को अब कौन चलाएगा, क्योंकि लोगों का ये सोचना था कि विजय माल्या पहले से ही बहुत ही अय्याश किस्म का आदमी है, ये अपने बाप की बनाई हुई कंपनी को पूरी तरीके से तहस महस कर देगा। लेकिन कंपनी के
2/3 शेयर्स विजय माल्या ने पहले से ही अपने नाम पे करवा चुके थे। तो इसके लिए कंपनी के नए मालिक और चेयरमैन बनते हैं विजय माल्या। अब जब विजय माल्या कंपनी के चेयरमैन बनते हैं तो उन्हें किसी पे भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो लोग भी कंपनी के मालिक बनना चाहते थे। तो विजय माल्या इसमें क्या करते हैं कि वो अपने कॉलेज के 4 दोस्तों को कंपनी को ज्वाइन कराते हैं, जिनमें से दीपक आनंद थे, नरेश मल्होत्रा, योगेश देसाई, आलोक चंद्र। इन लोगों को लेकर विजय माल्या यूबी ग्रुप को आगे बढ़ाते हैं। अब ये सारे के सारे टॉप मैनेजमेंट प्रोफेशनल थे और बहुत ज्यादा स्किलफुल थे। और सबसे बड़ी बात, विजय माल्या इन पर आंख बंद करके भरोसा करता था और इसीलिए उन्होंने अपने दोस्तों को ये कंपनी में ज्वाइन कराया। फिर इसके बाद विजय माल्या ने फोकस किया अपने किंगफिशर ब्रांड के ऊपर। पहले किंगफिशर कुछ ही स्टेट्स में बिकते थे, लेकिन अब किंगफिशर को पैन इंडिया में लॉन्च कर दिया गया था, यानी कि इंडिया के हर कोने में किंगफिशर अब बिकने के लिए अवेलेबल था। और धीरे धीरे देखते ही देखते किंगफिशर का डिमांड मार्केट में बढ़ने लगा। धीरे धीरे विजय माल्या को एक चीज समझ में आई कि किंगफिशर जो बियर थी उस समय वो एक लाइट बियर थी, मतलब उसमें सिर्फ 4% अल्कोहल होता था। अगर लोगों को ज्यादा नशा चाहिए तो वो उनकी बियर छोड़ के विस्की खरीद लेते थे, उन्हीं पैसों में विस्की ले लेते थे और ज्यादा नशा करते थे। तो किंगफिशर ने एक आइडिया लगाया और फिर विजय माल्या ने लॉन्च किया किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बियर, जिसमें लगभग 8% अल्कोहल होता था। इससे लोगों को ज्यादा नशा मिलता था। और इसके बाद जैसे ही उसने इस बियर को लॉन्च किया, कुछ महीने के अंदर इसके डिमांड और ज्यादा बढ़ गए और देखते ही देखते 1986 में किंगफिशर बियर को नंबर 1 ब्रांड बना दिया गया था। और इसी साल 1986 में विजय माल्या एयर इंडिया में ट्रेवल कर रहा था और उसे वहां पर एक फ्लाइट अटेंडेंट से प्यार हो जाता है, जिसका नाम था समीरा तैबजी। और आगे जाके ये दोनों शादी भी करते हैं और लगभग साल 1987 में उन्हें एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम रखा जाता है सिद्धार्थ माल्या। और लगभग साल भर के बाद विजय माल्या का डिवोर्स भी हो जाता है। लेकिन विजय माल्या यहाँ पर रुकता नहीं है। आने वाले 2 साल के अंदर वो किंगफिशर बियर को टॉप पे लेके जाके रख देता है। किंगफिशर जो एक नाम था, जो एक ब्रांड था, अब लोग इंडिया में इसको लाइफस्टाइल की तरह मानने लगे थे, स्पेशली यंगस्टर। और लोग उस समय ये नहीं कहते थे कि चलो बियर पीने चलते हैं, लोग ये कहते थे कि चलो आज हम किंगफिशर बियर पियेंगे। इस तरीके से किंगफिशर का बहुत ज्यादा नाम बन चुका था। और ये सारी चीजें विजय माल्या कर रहा था अपने छोटे छोटे ट्रिक्स को यूज करके। एक्चुअली क्या था कि इंडिया में बियर और अल्कोहल को डायरेक्टली आप टीवी पे प्रमोट नहीं कर सकते, तो इसके लिए विजय माल्या ने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लगाई। विजय माल्या ने ये सारी चीजों से डील करने के लिए सैरोगेट एड्स यूज किया। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि किंगफिशर बियर के नाम से किंगफिशर सोडा, किंगफिशर वाटर ऐसे प्रोडक्ट बनाकर उसके एडवर्टाइजमेंट किए जाते थे। ऑल ओवर इंडिया में किंगफिशर नाम के इवेंट्स होते थे, हर जगह किंगफिशर के बोर्ड्स लगे रहते थे। जब भी लोगों के आंखों के सामने किंगफिशर का बोर्ड आता था या नाम आता था, तो लोगों को सिर्फ एक ही चीज पता रहता था कि किंगफिशर तो एक बियर कंपनी है, यानी एक बियर है। और ऐसे करके वो एडवर्टाइजमेंट करता था और धीरे धीरे करके किंगफिशर बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी। यहाँ तक कि किंगफिशर अवार्ड तक रख दिया गया था, जहाँ पर बॉलीवुड के एक्टर्स हमेशा ये कहते थे किंगफिशर किंगफिशर। और इस तरीके से किंगफिशर एक टॉप का ब्रांड बन चुका था। सबसे ज्यादा फायदा तब हुआ उन्हें जब किंगफिशर स्विम शूट कैलेंडर को लॉन्च किया गया और इसे शूट कर रहे थे अतुल खेसबेकर। अब ये कैलेंडर आपको लगता है बहुत नॉर्मल चीज थी, लेकिन ऐसा नहीं था। इस कैलेंडर में इंडिया के नहीं दुनिया के टॉप मॉडल्स को यूज किया जाता था और इन मॉडल्स को सिलेक्ट करता था विजय माल्या खुद। जिस मॉडल का नाम इस कैलेंडर पे आ जाता था, जिस मॉडल की तस्वीर इस कैलेंडर पे आ जाती थी, उसका करियर रॉकेट की तरह आसमान छूने लगता था। दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ बॉलीवुड में मूवी करने से पहले इन कैलेंडर पे आ चुकी है, आज भी आप जाके देख सकते हो। किंगफिशर 50 से ज्यादा कंट्री में बिकने लगी थी। यूबी ग्रुप, जिसका वैल्यूएशन 40 करोड़ था जब विजय माल्या ने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। विजय माल्या के ज्वाइन करने के कुछ सालों के बाद ये कंपनी का वैल्यूएशन 6000 करोड़ तक पहुंच गया था। जो लोग कहते थे कि ये कंपनी डुबा देगा, बर्बाद कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। विजय माल्या 40 करोड़ से 6000 करोड़ तक पहुंचा दिया था कंपनी को। और फिर आया साल 2002 जब विजय माल्या पॉलिटिक्स में एंट्री लेता है और कर्नाटक यानी अपने होम टाउन से खड़ा होता है इंडिपेंडेंटली और वहां पर सिलेक्ट हो जाता है राज्यसभा के लिए। अब विजय माल्या एक बिजनेसमैन के साथ साथ माननीय सांसद भी बन चुके थे। यहां तक सब कुछ सही चल रहा था। विजय माल्या देश के अमीर आदमियों में से एक बन चुका था और साथ में पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन फिर आता है साल 2003 जब विजय माल्या फैसला लेता है कि उन्हें किंगफिशर एयरलाइंस की बिजनेस स्टार्ट करनी है और ये बात वो अपने सीएफओ से बताता है। सीएफओ को पता था कि अगर इस बंदे ने कुछ सोचा है तो वो पक्का करके रहेगा। उसके बाद एक कंपनी की बोर्ड मीटिंग बैठाई जाती है जहां पर कंपनी के सारे हेड अथॉरिटी के एम्प्लॉइज आते हैं और
उनसे कहा जाता है कि 7 मई 2004 को विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या का जन्मदिन है और उस दिन उनको अपने बेटे को एक एयरलाइंस गिफ्ट करना है। और इसके बाद वो इंडिया के एयरबस के सीईओ किरण राव से बात करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि उनको 10 A320 मॉडल के प्लेन चाहिए और साथ में 3 A319 मॉडल के प्लेन चाहिए। ये सब होने के बाद विजय माल्या फिर से अपनी कंपनी के सारे हेड एम्प्लॉइज को कहते हैं कि इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक 7 मई 2004 को उन्हें ये सारी एयरलाइंस अपने बेटे को गिफ्ट करनी है और विजय माल्या खुद से 400 करोड़ रुपया इस एयरलाइंस के बिजनेस में लगाते हैं। और अब किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च होता है, लेकिन 7 मई को नहीं 9 मई को होता है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये एयरलाइन 9 मई को लॉन्च होता है। अब जैसे ही किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च होता है, इसके बाद चारों तरफ किंगफिशर एयरलाइंस का हल्ला लगने लगता है, न्यूज में, टीवी में और पेज 3 में। किंगफिशर एयरलाइंस का जो बिजनेस मॉडल था वो बाकी सारे एयरलाइंस से अलग था। किंगफिशर शुरुआत से ही अपनी जो टिकट की प्राइस थी वो कम रखता है बाकी एयरलाइंस के अकॉर्डिंग। पहले के टाइम पे जब प्लेन्स में केवल मैगजीन मिलती थी, अब किंगफिशर एयरलाइंस के प्लेन्स में आपको स्क्रीन दिखते थे, हेडफोन्स दिखते थे और साथ में अच्छे क्वालिटी के फूड्स दिखते थे और सबसे बड़ी बात सुंदर सुंदर एयर हॉस्टेस दिखते थे। और ये सारे एयर हॉस्टेस को विजय माल्या खुद सिलेक्ट करता था और इनकी सैलरी 3 गुना ज्यादा होती थी। कुछ लोग तो सिर्फ ट्रैवल इसके लिए करते थे कि वो सुंदर एयर हॉस्टेस को देख सके। साल भर के अंदर किंगफिशर एयरलाइंस का नाम बन गया और लोगों को पता चल गया कि ये बाकी एयरलाइन से काफी अच्छी है। काफी लोग यहाँ से ट्रैवल करना शुरू किए। यहाँ पर विजय माल्या को ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन एक ब्रांड एस्टैब्लिश हो चुका था। इसके बाद विजय माल्या सोचता है कि उनको कुछ और भी एरोप्लेन्स खरीदने चाहिए और इसके लिए विजय माल्या IDBI बैंक से लोन मांगने जाता है, पर बैंक साफ साफ मना कर देता है। फिर भी विजय माल्या अपने जेब से इस बिजनेस में पैसे लगा देता है। अब तक किंगफिशर एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स थी वो सिर्फ डोमेस्टिक में ही फ्लाई करती थी, लेकिन विजय माल्या ने इंटरनेशनल के लाइसेंस लेके अब फ्लाइट्स इंटरनेशनल भी उड़ा करेंगी। अब विजय माल्या ने नए प्लेन्स भी खरीद लिए और साथ में इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लाइसेंस भी ले लिए। लेकिन एक गलती विजय माल्या ने की, वो टिकट के प्राइस ज्यादा करके। लोगों ने उसे बहुत समझाया कि भाई टिकट के प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन विजय माल्या केवल एक ही चीज कहता था कि वी आर द किंगफिशर। अगर हम कोई महंगी चीज भी लोगों को दे रहे हैं ना, तो लोग खुशी खुशी लेंगे क्योंकि हम बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं। लेकिन विजय माल्या को पता नहीं था कि इंडिया में लोगों को सस्ते चीज बहुत पसंद थे, चाहे फैसिलिटीज कम हो लेकिन चीज सस्ती होनी चाहिए। और किंगफिशर के हाई टिकट प्राइस होने की वजह से किंगफिशर बहुत लॉस में जाने लगी। काफी लोग किंगफिशर को अवॉइड करते थे और किंगफिशर के बदले बाकी लोगों को बहुत फायदा होता था, जैसे कि एयर इंडिया, जेट एयरवेज। ये सब लोग को फायदा इसलिए होता था क्योंकि इनके टिकट के प्राइस किंगफिशर से सस्ते थे और लोग यहाँ पर ट्रेवल करते थे। अब किंगफिशर एयरलाइंस लॉस में जाने लगी, लेकिन फिर भी विजय माल्या पीछे नहीं हटते। वो अब जाते हैं बैंकों से लोन लेने के लिए, पर उन्हें पता था कि बैंक उनको लोन तो नहीं देगी, तो वो यूज करते हैं अपने पॉलिटिकल कनेक्शन और इस बार उनको 900 करोड़ का लोन मिल जाता है IDBI बैंक से, वो भी केवल उनके पॉलिटिकल कनेक्शन से। क्योंकि जो बैंक पहले उनको लोन नहीं दे रहा था, आज वो बैंक उनको लोन दे रहा है। और ये लोन उनको कब मिलता है? संडे के दिन पे मिलता है। लगभग बैंक संडे को खोल के लोन अप्रूव किया जाता है। अब पैसे भी आ गए और 2008 में इन पैसों से IPL की टीम खरीदी जाती है और ये टीम का जो दाम होता है वो होता है 446 करोड़। अब एक तरफ लोन लिए जा रहे थे और दूसरी तरफ IPL की टीम खरीदी जा रही थी। इसके बाद आता है ग्लोबल रेसेशन। ग्लोबल रेसेशन आने की वजह से फ्यूल्स के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और इस वजह से अब किंगफिशर को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी है। अब किंगफिशर बहुत ज्यादा लॉस में चला जाता है और विजय माल्या इस समय और भी नए प्लेन खरीदने जाते हैं। फिर आता है साल 2010, जब विजय माल्या फिर से माननीय सांसद बन जाते हैं। इस बार विजय माल्या को जो पार्टी सपोर्ट करती है उनके नाम है बीजेपी और जनता दल। ये दोनों के सपोर्ट से वो एक बार फिर माननीय सांसद बन जाते हैं। जैसे ही वो MP बन जाते हैं, अब उन्हें फिर से लोन मिलता है SBI की तरफ से 1600 करोड़ का। लोन मिलते ही विजय माल्या अपनी खरीदारी शुरू करते हैं और इस बार बोइंग 777 की प्लेन की मॉडल खरीदते हैं। देखते ही देखते विजय माल्या के ऊपर 9000 करोड़ के लोन चढ़ जाता है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टोटल 17 बैंकों ने विजय माल्या को लोन दिया था, जिनमें से SBI है, PNB है, ऐसे अनगिनत बैंक है। लोन भी लिया गया और साथ में प्लेन भी लिया गया, टीम भी लिया गया, लेकिन बिजनेस मॉडल सेम था। विजय माल्या ने कभी भी अपने टिकट के दाम कम नहीं किए और उस समय पे रिसेशन चल ही रहा था, तो फ्यूल के दाम बढ़ चुके थे। लोगों की खरीदने की क्षमता यानी परचेसिंग पावर कम हो चुकी थी और इस वजह से किंगफिशर टोटली लॉस में थी। और साथ ही साथ विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉइज को महीनों से सैलरी नहीं दी थी। लगभग 2009 में एक रिपोर्ट आई थी कि किंगफिशर एयरलाइंस 418 करोड़ के लॉस में, यानी कि 2009 में 418 करोड़ का लॉस तो था ही, लेकिन जब से ये एयरलाइन शुरुआत हुई थी इसकी 2004 से, तब से लेके अब तक ये एयरलाइंस 1 रुपए की प्रॉफिट नहीं की थी। ऊपर से 9000 करोड़ का लोन चढ़ चुका था।
फिर भी विजय माल्या बैंकों से लोन लेते रहे और अपनी खरीदारी शुरू करते रहे। विजय माल्या ने अपनी खुद की कंपनी में अपनी एक सैलरी तय की थी, वो थी 33 करोड़, और ये सैलरी वो हमेशा टाइम पे लेते थे, भले से कंपनी को फायदा हो या लॉस। दूसरे एम्प्लॉइज की सैलरी महीनों से रुकी है, पर भाई अपनी सैलरी रेगुलर टाइम पे लेते थे। अब ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन अचानक होता है विजय माल्या का बर्थडे, वो भी गोवा में, और इस बर्थडे में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सारे सेलिब्रिटी परफॉर्म करने आते हैं, और ये न्यूज लोगों तक पहुंचती है, और लोगों को पता चल जाता है कि विजय माल्या के पास पैसे तो हैं, लेकिन वो देना नहीं चाहता। अब जब सीबीआई ने एक इंक्वायरी की तो उन्हें यह पता लगता है कि यहां विजय माल्या लोन चुका नहीं पा रहा है, और वहां दूसरी तरफ विजय माल्या फ्रांस में एक प्रॉपर्टी ले रहा है जिसकी कीमत 35 मिलियन यूरोस थी। अब लोगों को पता चल चुका था कि विजय माल्या कुछ तो गलत कर रहा है, कुछ तो फ्रॉड करने वाला है। तभी दिसंबर 2011 में एक और चीज सामने आती है। यूनियन मिनिस्टर पार्लियामेंट में कहते हैं कि विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर ने लगभग 2 साल से टैक्स नहीं भरे, लगभग 150 करोड़ का टैक्स हो चुका है। अब बैंक और गवर्नमेंट और लोगों को भी पता चल चुका था कि विजय माल्या कुछ बहुत बड़ा घोटाला करने ही वाला है। अब इसके बाद आता है 20 अक्टूबर 2012, जब किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द किया जाता है, यानी कि सस्पेंड किया जाता है। अब जो एम्प्लॉइज सोच रहे थे कि उन्हें आज नहीं तो कल उनकी सैलरी मिल जाएगी, अब तो उनकी कंपनी एयरलाइंस ही बंद हो गई और सारे के सारे एम्प्लॉइज रोड पे आ गए। इतना सब कुछ होने के बावजूद विजय माल्या आराम से अपनी पार्टियां करता था, विजय माल्या आईपीएल की टीम खरीदता था और आराम से ऐश करता था। अब सीबीआई ने 16 अक्टूबर 2015 को एक लुकआउट नोटिस जारी किया। अब इस नोटिस का मतलब यह है कि अगर विजय माल्या कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिया के बाहर जाएगा, वहां पर इमिग्रेशन सेंटर पे उनको रोक कर वापस भेजा जाएगा और सीबीआई को इन्फॉर्म किया जाएगा। तारीख आती है 1 मार्च 2016। जितने भी बैंकों ने विजय माल्या को लोन दिया था वो पहुंचते हैं डीआरटी ऑफिस, डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल। यहाँ पहुंच के वो कहते हैं कि विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त किया जाए, क्योंकि वो कभी भी देश छोड़ के भाग सकता है। सुप्रीम कोर्ट बातों की गहराई को समझता है और वो कहता है कि 3 मार्च 2016 को नेक्स्ट हियरिंग है और इस हियरिंग में विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त किया जाएगा। लेकिन विजय माल्या 1 मार्च को ही 2016 में 1 मार्च को पार्लियामेंट जाता है। पार्लियामेंट जाने के बाद उसी दिन नेक्स्ट डे 2 मार्च को दिल्ली के एयरपोर्ट से जेट एयरवेज की फ्लाइट पकड़ता है, जिसका नंबर था 9W122, पकड़ता है। टर्मिनल 3 से पकड़ता है ये प्लेन को और लगभग 55 सूटकेस उसके साथ रहते हैं और एक उसकी फीमेल फ्रेंड के साथ वो लंदन भाग जाता है। इस तरह विजय माल्या देश को 9000 करोड़ का चूना लगा के फाइनेंशियल फ्रॉड करके लंदन भाग जाता है। अभी तक विजय माल्या लंदन में ऐश की जिंदगी जी रहा है या धक्के की जिंदगी जी रहा है, लेकिन पैसे उसके पास आज भी है, क्योंकि विजय माल्या जो भी कमाता था किंगफिशर बियर से, वो पैसे वो कभी खर्च ही नहीं किया एयरलाइंस के बिजनेस में। अगर देखा जाए तो विजय माल्या ने शुरुआत में जितने पैसे लगाए सिर्फ उतने ही लगाए। उसके बाद जो 9000 करोड़ थे उनमें से कुछ ही पैसों के उसने प्लेन्स खरीदे थे, कुछ पैसों के आईपीएल टीम खरीदे थे और आधा से ज्यादा पैसा वो बाहर जाके नई नई कंपनी खोलता था और नए नए प्रॉपर्टी लेके सिक्योर करता था। इस तरीके से उसने हमारे देश को और हम जैसे लोगों को चूना लगाया। अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें नुकसान सरकार का हुआ है कि हमारा, तो सबसे पहली बात सरकार का नहीं, हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि जिन बैंकों ने इस तरह लोन दिया था उनके पास जो पैसे पड़े थे वो हमारे थे। अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आज भी आप आरबीआई की गाइडलाइंस पढ़ सकते हो। ऐसे सिचुएशन में आरबीआई आपको केवल 5 लाख रुपया दे सकता है, उसके बाद का जो भी अमाउंट है वो आपको नहीं मिलेगा, या मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो आप जानते हो क्या होता है। तो आज तक सरकार ने विजय माल्या को कुछ कर नहीं पाई, वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है और वो आने वाले 10 साल के अंदर मर भी जाएगा। और एक चोर जी गया, मर गया, और यहाँ पर लाखों लोग मरे, उसका कोई परवाह नहीं। तो इसलिए बैंकों को लोन बहुत सोच समझ के देना चाहिए। आज के टाइम पे अगर कोई भी फार्मर, कोई भी किसान को लोन लेना पड़ता है तो बैंक उसके इधर रिकवरी एजेंट भेज के उसकी बदनामी करा देती है, लेकिन जब कोई बड़ा आदमी लोन लेता है तो उससे कोई मांगने भी नहीं जाता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सही में मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज कमेंट करिए कि आप और भी अच्छी वीडियो बनाओ ताकि हमको भी अच्छा लगे।